Please like and subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वाला मैं करवाऊंगी। आई नो कि मैंने इस चैप्टर की मैं एंड कर चुकी हूँ, समरी भी कर अपनी लास्ट वीडियो में मैं समरी भी बता चुकी हूँ। और बट इसमें मेरी जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो थी वो थोड़ी ब्लर थी, तो इसलिए मैं दोबारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट को दोबारा बना रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है और ये जो रिएक्शंस हैं ये क्यों होती है। जैसे कि पता लग रहा है नाम से, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल मीन कोई लिक्विड मटेरियल, ठीक है, उसकी रिएक्शन। केमिकल मतलब एक कोई केमिकल वर्ड रिलेटेड है लिक्विड से, ठीक है, और रिएक्शन वर्ड रिलेटेड है उसकी लिक्विड की रिएक्शन से, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंज। दिस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, राइट। तो केमिकल चेंज होना एक तरह का, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है नींबू का पानी बनाना, ठीक है। नींबू का पानी बनाना, तो वो बनता कैसे है। पहले हम सिंपल पानी लेते हैं, उसमें हम नींबू डालते हैं, थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डालते हैं, नमक थोड़ा सा डालते हैं, और कोई जो भी मसाला मसूला अगर डालना हो वो एक्स्ट्रा डालते हैं। तो हमें ये सारा चीज़ें डाल के पानी में हमारे पास क्या बन जाता है, नींबू पानी। तो एक तरह से पहले हमारे पास पानी क्या था, सिंपल था, उसका कोई टेस्ट नहीं था। जब हमने ये चीज़ें डाली तो वो पानी सिंपल किस में चेंज हो गया, नींबू पानी में, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और वो यही है कि कोई भी सिंपल पानी से कुछ भी बनाना। जैसे सिंपल पानी में हमने अगर मान लो कोई शरबत मिक्स कर दिया, ठीक है, सबसे वो गुलाबरी जो आता है, गुलाबरी का एक शरबत आता है, तो उसमें अगर सिंपल पानी में मिक्स कर दे तो वो गुलाबरी का पानी बन जाता है। तो उस तरह से एक तरह से क्या हुआ, पानी सिंपल दूसरे पानी में कन्वर्ट हो। तो ये एक तरह से क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज हो गया एक तरह से, ठीक है। पहले वो सिंपल पानी था, बाद में वो नींबू पानी बन गया। तो अब इस पे क्या है, केमिकल चेंज में क्या है, हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में आता है रिएक्टेंट्स एंड हमारे पास आते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको हम और क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, राइट। जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ये यू भी मैंने कैसे डाल दिया, राइट। तो रिएक्टेंट तो रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या होता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस जैसे कि मैंने अभी बताया कि नींबू पानी बनता कैसे है। अब सिंपल पानी मैंने लिया, उसमें जो मैंने नींबू डाला, उसमें मैंने चीनी डाली, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, उसमें जो मसाला मसूला जो भी डाला, ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली पानी में, ये सारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और वो मिक्स होके पानी में, ये सारे रिएक्टेंट्स मिक्स होके पानी में उन्होंने क्या बनाया, एक नींबू पानी बनाया, ठीक है। तो नींबू पानी हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम प्रोडक्ट को हम न्यू सब्सटेंस भी बोलते हैं। एक न्यू सब्सटेंस बना दिया हमने, सिंपल पानी से हमने क्या बना दिया, न्यू सब्सटेंस। इस तरह के प्रोसेस को जिसमें हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो भी नया सब्सटेंस बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से डिफरेंट होती है। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब नींबू है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, चीनी कैसे होती है, मीठी होती है, ठीक है। और जो नींबू पानी बनता है उसका टेस्ट कैसा होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी एक तरह से क्या होगी, डिफरेंट होगी। और नींबू की और चीनी और नमक वगैरह का मिक्सचर जो डाला, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, ठीक है।
तो इसी तरह रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है और न्यू सब्सटेंस जो बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बिल्कुल। और जो रिएक्टिंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है न्यू सब्सटेंस की, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंज, और हम कह सकते हैं केमिकली एक तरह से क्या हुई, रिएक्शन हुई, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल मैंने बता दिए, एक तो एग्जांपल मैंने डेली लाइफ से ले लिया, नींबू का पानी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मैग्नीशियम का, जो आपकी बुक में भी है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे पहले समझने वाली बात है कि मैग्नीशियम एक तरह का, मैग्नीशियम का पता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। मैग्नीशियम एक तरह का क्या होता है, वाइट सिल्वरी मटेरियल। तो मैग्नीशियम मेटल की बात करते हैं, तो वो हमें हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे किसी की वो बताना कि वो दिखता कैसे है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो वाइट सिल्वरी मटेरियल होता है एक तरह का, ठीक है। और वो मटेरियल जब हम बर्न करते हैं एयर में, बर्न करते हैं एयर में का मतलब जहाँ पे भी वर्ड आया बर्न इन एयर, ठीक है, तो उसका मतलब होता है, बर्न इन एयर का मतलब, बर्न इन एयर, बर्न इन एयर का मतलब क्या है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है वो बर्न इन एयर हुआ है, तो मतलब उसकी रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। अब मैं ये चीज़ है, बस माइंड में इतना याद रखना है जब भी आए, कि जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी की ही बुक में है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, तो मैग्नीशियम जो है वो लेबोरेटरी में एक तो मैग्नीशियम वायर की तरह अवेलेबल होगा, और एक मैग्नीशियम रिबन की तरह अवेलेबल होगा, ठीक है। होगा उनकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस वो सेम ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और बर्न इन एयर का मतलब बस इतना याद रखना है कि जब भी किसी का लिखा हो मेटल का कि दिस मेटल बर्न इन एयर, तो इसका मतलब कि उस मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ हो रही है, ठीक है। बस इतना माइंड में रखना है। और इसकी आगे रिएक्शन, जब हम आगे क्या है इसकी रिएक्शन, जब हम मैग्नीशियम को यहाँ पे कर देते हैं, मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये है एक तरह की केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बता दिया, मैग्नीशियम मेटल एक वायर की लेबोरेटरी में जितनी भी होती है, स्कूल की या कॉलेजेस की लेबोरेटरी वगैरह होती है, उनमें मैग्नीशियम मेटल की फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, वाइट सिल्वरी मटेरियल, ओके। और वाइट सिल्वरी मटेरियल एक होता है, और उसको जब बर्न इन एयर करते हैं, बर्न इन एयर मतलब जब उसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो ये एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, जब अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। एक बात और बतानी है, जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें, इस रिएक्शन में ये जो मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे है एज अ रिबन फॉर्म में, ठीक है। बर्न इन एयर, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से है, फ्रॉम एयर, ठीक है। और जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, राइट।
तो एक तरह से हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम जो है एज अ रिबन हमने लिया, रिबन की फॉर्म में जो अवेलेबल होता है सिल्वर वाइट सिल्वरी मटेरियल वो लिया, उसको हमने बर्न किया, उसको मतलब ऐसे ही रहने दिया कुछ टाइम तक, जिसको कहते हैं पकड़ के एयर में, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और हमें क्या मिलेगा, एक वाइट पाउडर मिलेगा जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी पूछा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है कि वो वाइट पाउडर की फॉर्म में लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो ये होगी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। पहला वाला मैंने डेली लाइफ से लिया था और दूसरे वाला मैंने ये लेबोरेटरी इक्वेशन का बताया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल इसका एग्जाम्पल बताया। और जब भी ये रिएक्शन हो रही होती है तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको इस मैग्नीशियम रिबन जब बर्न इन एयर कर रहा होता है, जब भी एक्सपेरिमेंट और जब भी ये रिएक्शन करनी होती है मैग्नीशियम रिबन की, जब हम इसको बर्न करते हैं एयर में, तो वो जो रिबन होता है मैग्नीशियम रिबन उसको पहले क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से, ठीक है। वो इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव हो सके, पहले से रिमूव हो जाए और ज़्यादा वो रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ। और जब भी ये रिएक्शन होती है तो एक वाइट कलर की बहुत ही ज़्यादा, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहे होते हैं एयर में तो बहुत ही मतलब चमकदार वाइट लाइट निकलती है जिससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। तो इसलिए जब भी ये एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत ही दूर रख के इसको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी आइज़ उससे अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट और ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट अब हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं डेली लाइफ से। दूध का खट्टा हो जाना, जब हम ख़राब हो जाना, एक तरह से खट्टा नहीं ख़राब हो जाना, जब हम गर्मियों के दिनों में दूध को कुछ टाइम के लिए अगर बाहर रखें तो वो ख़राब हो जाता है, उसी तरह से वो एक तरह का क्या हो गया, केमिकल चेंज हो जाता है। और दूध से दही बनाना वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना घर में, वो तो सबके घर में बनता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। और ये केमिकल सारे चेंजेस क्या हैं, केमिकल रिएक्शन हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया और फर्मेंटेशन होगी ग्रेप्स की, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो गए, फ्यूल्स में आ गए वुड को बर्न करना, कोयल को, पेट्रोलियम को, ये सबको बर्न करना। तो ये भी क्या है, ये सारे क्या हैं, किसके अंडर आते हैं, ये केमिकल चेंजेस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कन्वर्जन होती है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में तो कुछ चेंजेस है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उन चेंजेस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो चेंजेस कौन से होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी कोई भी रिएक्टेंट्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हो रही होती है, तो कौन से चेंजेस हम उनमें देखते हैं, तो वो चीज़ उनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले हमारे पास आता है कि इवोल्यूशन होना गैस की, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कोई भी गैस, जब भी कोई भी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि कोई अगर गैस निकलना ऑब्जर्व हमने देखा, जब कोई ऐसा रिएक्टेंट जिसको हम प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आ जाती है इस टॉपिक में, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस में, ठीक है। दूसरा चेंजेस हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना,
तो प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, थर्ड हमारी आ जाएगी चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। पहले रिएक्टेंट्स का कोई और कलर था, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो प्रोडक्ट का कोई और कलर था। ठीक है, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है कि पहले कोई प्रोडक्ट ऐसा था, पहले कोई रिएक्टेंट ऐसा था जो पहले ठंडा था। मान लो कोई हमने कोल्ड वाटर लिया है, उसमें कोई रिएक्शन किया, हमने केमिकल रिएक्शन किया है, और जब हमने उसमें कुछ मिलाया, कोई एसिड या फिर कोई हमने केमिकल मिलाया, जिससे क्या हुआ कि वो कोल्ड वाटर एकदम से हॉट हो गया प्रोडक्ट बनके। ठीक है, जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो वो हॉट हो गया, तो एक तरह से वो क्या हो गया, उसका टेम्परेचर कोल्ड से हॉट हुआ, वो उसका एक तरह से क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसके आता है चेंज इन सो फिफ्थ पॉइंट इसका आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे पहले कोई रिएक्टेंट था वो सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और गैशियस फॉर्म किसी मैटर की तो पता होगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ते हैं हम। तो पहले कोई रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था या सॉलिड फॉर्म में था, और उसको जब हीट वगैरह किया तो हमें प्रोडक्ट किस में मिल गया, या किसी के साथ रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट हमें मिल, मान लो कोई सॉलिड लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया, केमिकल उसमें रिएक्शन की, तो हमें प्रोडक्ट लिक्विड में मिल गया। तो इस तरह से सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ये एक तरह से क्या है, चेंज इन स्टेट की, सब्सटेंसेस की स्टेट चेंज हो जाना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त। तो ये सारे 5 है टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के। तो अब इन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसमें क्या होगा कि हम इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, जिसमें हम लिक्विड डालेंगे, और वो लिक्विड होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। और ये जो लिक्विड है इसको बोलेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हम ये छोटे छोटे मैंने इस तरह के पीस डाले जिंक के, तो इसको बोलेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अभी बस माइंड में इतना रखना है कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब ये एक्सपेरिमेंट होता है, जब हम जिंक ग्रैन्यूल को जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के इसमें सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसमें बबल्स बनने लगते हैं इस तरह से छोटे छोटे। और ये जो बबल्स बनने लगते हैं, इनको हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। तो ये जो छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होना। तो इस तरह से ये क्या है, इस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट है। और
इस एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, H2SO4 प्लस जिंक। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस H2। और ये H2 हमारे पास एज अ गैस निकल गई। तो ये इसकी क्या हो जाती है, इसकी इस पूरे एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन जो मैंने केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। और ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी इसकी। अभी जस्ट इतना समझ लो कि H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और उसके बाद जिंक, Zn जिंक, जब रिएक्शन होती है तो H2 गैस इवॉल्व होती है इस तरह से। और कई रिएक्शंस में जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है इस तरह का साइन बना होता है। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है, जिंक सल्फेट बन जाता है एज अ प्रोडक्ट। बट इसमें एक्सपेरिमेंट में जस्ट इतना है कि जब भी हम इनको इस तरह से करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। और बबल प्रोड्यूस करने का मतलब है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो वर्ड है, सबसे पहले ये क्या होता है, एक तरह का सॉलिड प्रोडक्ट होता है। सॉलिड प्रोडक्ट मीन्स सॉलिड एक स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड मतलब किसी केमिकल के सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। जब हम दो केमिकल्स का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, मेनली जो ऊपर वाली रिंग बनती है, एक तरह की रिंग फॉर्म बनती है सॉलिड प्रोडक्ट की, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। जब हम H2SO को रिएक्ट करते हैं, H2SO4 जो कि मैंने अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और वो किसके मिलते हैं, बेरियम सल्फेट के। तो बेरियम सल्फेट के हमें क्या मिलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, तो ये एक रिएक्शन है जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आती है। वो क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से तो हमें क्या मिलता है, हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और वो किसके मिलते हैं, बेरियम सल्फेट के, ठीक है। बी जो है इधर, बी इज बेरियम, बी यहाँ पे है बेरियम, ठीक है। बाकी Cl तो पता क्लोरीन, और H2SO4 मैंने अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात और, जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, जितने भी कॉमन एसिड्स हैं, जितने भी कॉमन बेसिस हैं, जितने भी इनके जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, वो सारे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की। तो उसमें मैं सारे मेंशन करूंगी, उसमें बेसिक से बेसिक चीज़ मेंशन करूंगी उस वीडियो में। तो वो मैं इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं वो अपलोड करूँगी। उसमें मैं सारे जितने भी एसिड्स हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे हैं कॉमन एसिड्स हैं जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा है जो डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी होता है। तो डाइल्यूट फॉर्म कौन सी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कौन सी होती है, ये दोनों मैं डिस्कस करूँगी अपनी उस वीडियो में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी बस इतना समझना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और केमिकल नेम इसका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब BaCl2 इज बेरियम क्लोराइड, BaSO4 इज बेरियम सल्फेट, दिस इज बेरियम सल्फेट, ठीक है।
और HCl हमारे पास आता है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट और HCl फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐसा एक एसिड है जो मोस्टली हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। और एक तरह से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली यूज़ होता है, इसकी डाइल्यूट फॉर्म होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है, और सिंपल ये यहाँ पे ये H2SO4 सिंपल यूज़ हो रहा है। पिछली वाली जो मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस में वाली रिएक्शन की थी उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है मोस्टली यूज़ होता है अपनी 3 फॉर्म्स में, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सिंपल, जो अभी इस इक्वेशन में है। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चेंज ऑफ कलर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है, सबसे जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसको केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है, और ये है कॉपर सल्फेट। तो ये फॉर्मूला कैसे बना कॉपर सल्फेट का, ये सब मैं अपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो पता लग जाएगा कौन से कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। उस वीडियो में बेसिक से बेसिक चीज़ मैं डिस्कस करूंगी। अभी बस इतना याद रखना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो मैं बता रही हूँ उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4। सल्फेट जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे CuSO4 होगा ही होगा, ठीक है। तो और Cu मीन्स कॉपर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें होगा, तो जब मैं इसको आयरन के साथ रिएक्ट करूँगी, आयरन क्या है, एक तरह का और इसमें बस एक बात याद रखने वाली बात है कि कॉपर सल्फेट जो होता है सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का लेबोरेटरीज में मिलता है, ठीक है। और आयरन जो नेल है जब मैं इसमें डालती हूँ इस सॉल्यूशन में, ब्लू कलर सॉल्यूशन जो इसका होता है, तब क्या होता है कि जब मैं आयरन को इसमें डालती हूँ तो रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है वो फेड हो जाता है, ठीक है। तो फेड होके हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाता है हमें, FeSO4 प्लस कॉपर। तो जो FeSO4 है ये फेड कलर होता है, फेड कलर हम कह सकते हैं, कलरलेस भी कह सकते हैं, ठीक। कलरलेस में तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी टाइप हो जाता है, पर हम ये कहेंगे कि जो इसका ब्लू कलर था वो फेड हो जाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। तो इसमें पहले सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, बाद में वो फेड हो गया, तो इसमें क्या हुई, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि कलर का चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो मोस्टली पेपर में आती भी है, और आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी ये क्वेश्चन है, इक्वेशन है, तो इसको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब उसमें आयरन नेल डालते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो फेड कलर हो जाता है, और जो आयरन होता है, आयरन नेल होती है, वो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है इस पूरे केमिकल रिएक्शन के बाद। तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। बस ये इसका एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास ये एग्जाम्पल आता है कि क्विकलाइम जो होता है एक सॉल्यूशन होता है जो लेबोरेटरी में
होता है। क्विक लैम बेसिकली एक कॉमन नेम है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका कॉमन नेम है, ये क्विक लैम क्या है इसका कॉमन नेम। बेकर में जब हम क्विक लैम को लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करने लगते हैं तो बेकर जो है वो गर्म होने लगता है, एक तरह से उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है। तो हमें जो सॉल्यूशन है इन दोनों को मिला के वो क्या मिलता है, स्लेक लैम। स्लेक लैम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक लैम क्या होता है, कॉमन नेम। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है और इसमें सिर्फ हीटिंग, इसमें बस टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इतना याद रखना है। और लास्ट हमारे पास आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में बस कंबशन ऑफ कैंडल याद रख लो, कंबशन ऑफ कैंडल। कैंडल, कंबशन ऑफ कैंडल का मतलब कैंडल को जलाते हैं जब, तब वो क्या होती है, छोटी होती जाती है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में। और वो उसकी क्या होती है, स्टेट चेंज होना। पहले वो बड़ी होती है, कुछ टाइम के बाद उसको अगर ज़्यादा टाइम के लिए जला के रखा है कैंडल को तो अपने आप छोटी होती जाती है। तो वो क्या होती है, उसकी स्टेट में चेंजेस आते रहते हैं, पहले वो लंबी होती है फिर वो छोटी होती जाती है, ठीक है। तो और साइड में क्या होता है कि कैंडल की वैक्स फॉर्म बन जाती है, ठीक है, मतलब वो पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर वो साइड में वो लिक्विड निकलता रहता है, लिक्विड भी कुछ टाइम के बाद सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। बट पहले जो उसकी शेप होती है कैंडल की, वैसे वो नहीं रहती, उसकी शेप नहीं रहती बाद में जलने के बाद। तो वो उसका क्या होगा, का चेंज इन स्टेट, इसका एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से इसके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशंस होते क्या, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन एक तरह का हमें रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। केमिकल रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं उनके फॉर्मूला और उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसे हम बोलते हैं, वो मैं पहले जैसे इक्वेशन लिखी थी मैंने पहले, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने पहले जिंक जो थी वो कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में मैंने आयरन डाला, ठीक है। तो जो हमने ये वाली रिएक्शन की थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला, तो उसको हमने केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में जो लिखा था उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो ये पूरी इक्वेशन हो गई थी FeSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें बस जो हमने पहले किया था उसको इस फॉर्म में लिखना, इस रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, 9th क्लास में आपका एक टेबल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, एक पूरा टेबल बना था 1 to 20 तक वैलेंसीज भी दे रखी थी और एटॉमिक नंबर जो जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल के वो भी दे रखे थे और विद सिंबल्स दे रखे थे। तो अब 10th के लिए आपको 1 to 30 जो स्टार्टिंग के एटॉमिक नंबर हैं उनके सिंबल्स हैं वो याद होने चाहिए, तभी जो है ये केमिकल इक्वेशन समझ आएगी। केमिकल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जिसके लिए वो तभी बन पाएगी कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें पता होगा कि इस एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर सिंबल्स की पहचान होगी कि ये जिंक का क्या होता है Zn, बेरियम का Ba होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, ये सिंबल्स ये फॉर्मूलेस पता हो। और अभी मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ऐसे ऐसे एसिड्स के बारे में पता होगा तभी ये इक्वेशन जो है बन पाती है। और आगे इसको फिर बैलेंस का टॉपिक आता है, वो भी बैलेंस भी हो पाती है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है बैलेंस द
केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें सबसे पहले जो ये वाले होते हैं दोनों, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इधर वालों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट हैंड साइड वालों को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इतना माइंड में रखना है। और उसको अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जितने हमारे पास यहाँ पे एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उतने ही एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए। अब जैसे यही इक्वेशन है तो इसमें कॉपर एक है, Cu कॉपर एक है, कॉपर एक है, ठीक है। SO4 जो है हम साथ में लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है सल्फेट का, इसलिए। तो यहाँ पे SO4 एक है, SO4 एक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन, यहाँ पे आयरन एक है, यहाँ पे आयरन एक है। मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अगर जितने, अब जैसे ये इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ये इसके जितने यहाँ पे एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन को कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लूँगी वाटर का, वाटर की फॉर्मेशन का, जो कि ये होती है। वाटर की फॉर्मेशन की केमिकल इक्वेशन ये होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 2 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, जितने यहाँ पे हैं उतने ही, मतलब एक तरह से इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लगा दूँगी और यहाँ पे 2 लगा दूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे 2 लगाने के पास हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा के इस इक्वेशन को कर दिया बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऊपर वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है, एक तो इसमें एक और बात है जो मैं ऐड करूँगी, वो ये कि हमने अभी, मैंने इसको तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ कि कॉपर सल्फेट हमने क्या लिया था, एक सॉल्यूशन। जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर हमने उसमें किसी जैसे हमने ये जो लिखे हैं, अब इनकी हमने स्टेट बतानी है कि लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो हम किसी केमिकल इक्वेशन में वो कैसे बताते हैं कि ये सॉल्यूशन, ये जो कंपाउंड है वो सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो वो बता रहे हैं। अब कॉपर सल्फेट हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था। तो कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन लिया था, तो मैं यहाँ पे इसके साथ एक क्यू लिख दूँगी। एक क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्यू मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आयरन हमने क्या लिया था, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डाला था। आयरन नेल क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे मैं एस करके, एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हुआ था, जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर फेड हो गया था, यहाँ पे आके, यहाँ पे ये ब्लू कलर का था, यहाँ पे फेड हो गया था, और था ये सॉल्यूशन में था। तो यहाँ पे मैं एक ही फिर से, और कॉपर हमारे पास सॉलिड में आ गया,
ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, ये पूरी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे क्या था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, यहाँ पे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फीड हो गया था। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो बाद में जब हमने उसमें आयरन नहीं डाला तो वो सॉल्यूशन फेड हो गया था। तो ये जो FeSO4 है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसे। तो ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। तो मैं इधर AQ लिख दूँगी और कॉपर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से हम इसकी स्टेट बताते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में कंपाउंड्स की, इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब ये वाली ये इक्वेशन है हमारी, मेरे पास हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है एज अ गैस, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है एज अ गैस, और वाटर तो सबको पता है एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। तो L यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फॉर्म, और ये G रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस फॉर्म। सो इस तरह से क्या है, केमिकल इक्वेशन जो है होती है, केमिकल इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूलेस की तरह, सब्सटेंस के सिंबल और फॉर्मूलेस में। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको फिर हम उसकी स्टेट कैसे बताते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्टेट कंपाउंड्स की और एलिमेंट की। और बैलेंस कैसे करते हैं, और अनबैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, और बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं वो भी पता लग गया। अनबैलेंस्ड होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सेम नंबर के नहीं होते, ठीक है। और बैलेंस्ड ऐसी इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम नंबर के होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक ही इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है, अब मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, वो उसमें हम सारे जितने भी एसिड्स हैं उनके कॉमन नेम, उनके फॉर्म, केमिकल फॉर्मूले, वो सारे डिस्कस करेंगे। और केमिकल इक्वेशन के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूरी है 1 to एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद होना, उनके सिंबल्स याद होना और उनके नंबरिंग याद होना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से कंपाउंड बनते हैं वो भी तभी बन पाते हैं जो वैलेंसीज पता हो, और वैलेंसीज जो है वो मैं अपनी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बताऊंगी, ठीक है, डिस्कस करूंगी, उसी में बताऊंगी मैं। और जितने भी केमिकल्स के कॉमन नेम है वो भी सारे उसमें बताऊंगी, और उनके जो सिंबल्स हैं वो भी सारे उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।